हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हरियाणा निवास में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। सीएम पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि छात्रों में जनसेवा की भावना जागृत करने की शिक्षा दी जाए। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। रिपोर्ट देखिए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के साथ साथ हरियाणा में भी उत्साह का माहौल है। इसी के मद्देनजर हरियाणा निवास में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भाव भी पैदा करें। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो खुद से पहले देश को आगे रखें, देश पहले मैं बाद में की भावना जागृत हो। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी भूमिका को और लोकप्रिय बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति जिसे जरूरत है उसकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये सेवा का भाव हर व्यक्ति में जगाने की जरूरत है। इस तरह की भावना हमारे समाज को इकट्ठा करके रखती है। आज हरियाणा सरकार अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। पीपीपी की वेरिफिकेशन के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। एनएसएस पदाधिकारियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि एनएसएस स्वयंसेवक इन पात्र परिवारों से जुड़ें और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, जिससे भविष्य में इन पात्र परिवारों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसएस को सेवा के साथ साथ लोगों की जीवन शैली कैसे खुशहाल की जाए, इस पर भी कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने आह्वान किया कि इस अभियान में एनएसएस के सभी स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा प्रदेश तिरंगा में होगा। जिस तरह देश में होली और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, इसी तरह स्वतंत्रता दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए लोगों के घर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों की सूची जिला उपायुक्त को भेजी जाएगी और जिला उपायुक्त विशेष तौर पर इन लोगों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाकर 75 की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव को समाज का उत्सव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएसएस के राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कैंप में एक एक राज्य से छात्रों को बुलाया जाए ताकि एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एनएसएस नशा, पर्यावरण, बीमारियों और अन्य सामाजिक विषयों पर जागरूक करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ आज जरूरत है कि स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसे भी एजेंडे में जोड़ना चाहिए ताकि लोग बीमार पड़े ही नहीं। उन्होंने कहा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये भाव हर किसी में पैदा होना चाहिए। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस आनंद मोहन शरण ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। एनएसएस द्वारा समय समय पर इस जिम्मेदारी को निभाया जाता है। एनएसएस हमें सिखाता है कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। एनएसएस के द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी स्कीमों को पात्र तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए, जो समाज के लिए बेहद लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अभियान में एनएसएस के स्वयंसेवक भी अपनी भागीदारी निभाएं। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए एनएसएस के स्वयंसेवक
जागरूकता अभियान चलाएं और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक गर्व से हर घर तिरंगा लहराएं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ब्रज किशोर कुठियाला ने कहा कि अध्यापक और विद्यार्थियों का कार्य समाज को दिशा देने का है। शिक्षक का संवाद उसकी कक्षा के साथ साथ समाज में भी होता है। एनएसएस द्वारा समय समय पर समाज को जागरूक करने और सेवा के अनेक कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परामर्श से एनएसएस द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जो भविष्य में समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और इधर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में हरियाणा टूरिज्म की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और कैसे हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से जो काम मौजूदा सरकार ने किए हैं वो वाकई सराहनीय हैं। पर्यटन को लेकर हरियाणा के सभी संभावित जगहों को और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। यमुनानगर में हरियाणा टूरिज्म द्वारा 3rd सेमिनार ऑन हाई पोटेंशियल फार्म टूरिज्म एंड होम स्टे डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में होम स्टे के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही हिंदी नाटक और मैजिक शो के माध्यम से होम स्टे पॉलिसी के बारे में बताया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म के ऊपर निर्भर करती है और हम भी अपने टूरिज्म में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। वास्तविकता में टूरिज्म का अर्थ कोई होटल चलाना नहीं है, उसको प्रमोट करना है और हमारा उद्देश्य है कि हम उसको प्रमोट करें, रोजगार लोग प्राप्त करें अपने आप। तो इसलिए हमने फार्म हाउस के लिए और होम स्टे पॉलिसी में लेके आए। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हाउस खुलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे की तरफ लोग बढ़े और वो पैसा अपने आप कमाएं। इससे एक तो लाभ ये होगा कि पर्यटक को सस्ता जो स्टे है उसको सस्ता मिलेगा, वो होटल के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होगा और दूसरा उसको उस इलाके के बारे में जो जानने का मौका मिलेगा। हर व्यक्ति जो भी पर्यटक है ना जी, वो उस एरिया के बारे में जानना चाहता है। उसको मौका नहीं मिलता वो बात दूसरी है, अगर मौका मिले तो निश्चित तौर से वो उसकी चॉइस जो होगी वो यही होगी कि वो कहीं गांव में जहाँ जिस एरिया में आया तो वहाँ बीच में रुके लोग होंगे और उसको जानने। टूरिज्म मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर होम स्टे पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार होम स्टे के लिए 5 कमरों के लिए 15 लाख की राशि देगी, जो ब्याज होगा उसकी सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कलेसर को भी मोरनी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हथनीकुंड बैराज पर एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ साथ यमुनानगर के आदि बद्री को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। ज्यादा होम स्टे बढ़े, रोजगार के साथ पर्यटकों को सस्ता रहना खाना मिलेगा। इस योजना से बहुत लाभ होंगे। 37 फार्म हाउस और 3 होम स्टे रजिस्टर हुए हैं। हमारा प्रयास है कि 100 तक जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाएं। नहीं देखिए, अभी तो 47 के करीब जो हैं वो हमारे फार्म हाउस हैं और 37 फार्म हाउस हैं और अभी 2 या 3 होम स्टे के अभी रजिस्टर हमारे से कराए हैं। हमारा टारगेट है कि अब की बार हम इसको 100 तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब अभी हमारा प्रयास 100 तक है, यानी कि क्योंकि संख्या जो बढ़ेगी ना वो देखने के बाद बढ़ेगी। जैसे अगर 100 लोग सफल होते हैं तो मेरा दावा है कि आने वाले अगले सालों में 300 तक संख्या चली जाएगी आराम से, क्योंकि पहले हर आदमी झिझकता है किसी भी काम को करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इनको बना। हाँ, निश्चित तौर से जो जैसे होम स्टे में है हमारा, अगर 5 कमरे कोई भी इस प्रकार के बनाता है तो 15 लाख रुपए हम उनको देंगे। वो लगभग बिना ब्याज का लोन होगा, जो ब्याज होगा तो उतनी हम सब्सिडी दे देंगे उसमें, तो बिना ब्याज का लोन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के ज्यादातर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटन से न सिर्फ अर्थव्यवस्था सुधरती है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।
पराली मैनेजमेंट की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। पराली एक गंभीर समस्या रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ समय में लगातार इस समस्या को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला किया है। धान की रोपाई के साथ ही हरियाणा सरकार पराली मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हुई है, ताकि इस साल पराली जलाने की नौबत ही न आए। इसके लिए सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। उम्मीद है कि छूट की वजह से किसान मशीनें खरीदेंगे और पराली जलाने की घटनाएं कम की जाएंगी। छूट व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों के लिए मिलेगी। इसके लिए किसान अगले 20 दिन में आवेदन कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा मशीनें बिकने से पराली जलने की घटनाओं में भी कमी आएगी। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की छूट पर खरीद को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान दिया जाएगा। मशीनें जितने की होंगी उसका आधा पैसा सरकार देगी, जबकि किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति और पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जा रहा है, यानी उन्हें महज 20% पैसा देकर मशीन मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी करेगी। चयन के बाद किसान लिस्ट में शामिल कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से पराली मैनेजमेंट मशीन खरीद सकते हैं। कृषि यंत्र निर्माता भी स्कीम में मशीनों की आपूर्ति के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, अभी हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो फसलों से अवशेष बचते हैं ना, उनके लिए अभी जो उन पे जो मशीनरियां यूज होती हैं उनके लिए जो स्कीम निकाली थी सरकार ने, उनके लिए जो सब्सिडी की जो स्कीम थी उसको है ना डेट को बढ़ा के अभी 25 अगस्त कर दिया गया है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 25 तारीख से पहले जो भी मशीनरी लेना चाहे, जो अवशेषों में यूज होती है, जो हमारी फसलों के अवशेष बच जाते हैं, उनमें जो मशीनरियां यूज होती हैं उनको मशीनरियों को लेने के लिए पोर्टल है हमारा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 50% की जो धनराशि है, वो जो छूट दी जाती है, वो उसका लाभ उठाएं। और जो ये हमारी जो जैसे जो फसलें अवशेष बचते हैं उनके लिए सरकार समय समय पर, ताकि उनसे जो होने वाला प्रदूषण उससे हानि न हो, जो आम जन परेशान न हो। और दूसरा, उस किसान की जो हमारी जो जमीन है, जो हमारी धरती माता है, उसमें जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं उसमें जलाने से वो भी साथ में खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारी जमीन की जो उर्वर क्षमता है वो भी साथ में नष्ट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रदूषण को और जमीन को बचाने के लिए जो मशीनरियों का जो अभी उन पे जो 50% का जो लाभ है वो किसानों को दिया है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के उसका लाभ उठाएं। वहीं ग्रामीण और किसान भाइयों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है और सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताया। साथ ही किसानों से भी अपील की जा रही है कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का फायदा उठाएं और पराली न जलाकर प्रदूषण से वातावरण को मुक्त करवाने की भी अपील की जा रही है। साथ ही सरकार का भी धन्यवाद किया गया। जो हरियाणा सरकार ने जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो काम कर रही है, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो कृषि यंत्रों के ऊपर जो 50% की सब्सिडी दी है वो बेहद सराहनीय है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके जो हरियाणा सरकार द्वारा जो आप उसकी वेबसाइट पेज पर जाएंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कृषि यंत्रों पर 50% की छूट पाएं। और
मैं सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर एक अनुरोध और करूंगा कि जो आप पराली जलाते हैं, उस पराली को जलाने के बाद जो हमारी प्रकृति को नुकसान होता है, जो हमारी उर्वरक क्षमता खत्म होती है, उससे भी आप बचें। आप अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाएं और इस पोर्टल में जाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका हार्दिक धन्यवाद है जो किसानों को समय समय पर देखते हुए समय समय की इस तरीके की योजनाएं लाते रहते हैं। इसमें हरियाणा सरकार का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो फसल के अवशेष है उनको जलाने की बजाय उनका सही उपयोग करें। उनको जो उनके यंत्र हैं उन्होंने सरकार ने उन पर सब्सिडी दी हुई है। आप पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और इन यंत्रों की सब्सिडी का लाभ उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनेक कार्य किसान भाइयों के लिए चलाई हैं, अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसान भाई अपनी इन योजनाओं का लाभ उठाए। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की थी और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करवाने के लिए निर्देश भी दिए थे। XC2 प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी के अलावा नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावना तलाशने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। संजीव कौशल ने कहा था कि प्रदेश में बायोमास एनर्जी प्लांट, एथेनॉल प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को और अधिक व्यवहार बनाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी चीनी मिलों की लागत का अध्ययन करवाया जाए ताकि अधिक मात्रा में पराली की खपत को बढ़ावा मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इसकी मुख्य वजह हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांव का दौरा किया और करीब 6.5 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों के लिए सरकार की तरफ से नई नई नीतियां बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार कृषि और किसानों के लिए लगातार बेहतरीन काम कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करना और जोखिम मुक्त खेती के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा सीवरेज की समस्या एक प्रमुख समस्या रही है, जिसका समाधान भी लगातार किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के सिवानी में सीवरेज सुपर सकर मशीन का लोकार्पण किया और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी सौंपी। इससे सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। करीब 50 लाख की लागत से मशीन खरीदी गई है। कृषि मंत्री गांव कासनी कला से 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनने वाले बहल ओबरा रोड से कासनी कला तक के संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने गांव सिद्धनवा गांव से 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले सिद्धनवा से नूनसर संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने गांव ओबरा में 3 करोड़ 10 लाख की लागत से बने नवनिर्मित स्वतंत्र जलघर का भी उद्घाटन किया। इससे आसपास के गांवों में पेयजल की समस्या सुधरेगी। खुशी की बात यह है कि सिवानी शहर को जो सीवरेज की समस्या थी उसके समाधान के लिए एक 50 लाख की लागत से सुपर सकर मशीन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिली और ये 3-4 गाँव में सिद्धनवा कासनी वगैरह में सड़कों का मैंने आज शुरुआत की है, उद्घाटन किया और लगभग 11 सड़कें के टेंडर हो चुके हैं जो एकदम शुरू हो जाएंगी 15-16 करोड़ रुपए की। और ओबरा गांव में वाटर वर्क्स का मैं आज शुरुआत करूंगा और इसी तरह से यहाँ पर लगभग सारी नहरों का पुनर्निर्माण हुआ है। पीछे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि 11 संपर्क मार्गों के टेंडर हो चुके हैं। उनका जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही रिमॉडलिंग भी की जाएगी। उन्होंने बताया खजूर की खेती के ऊपर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय खरीदने पर 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी।
किसानों के प्रोडक्ट बेचने के लिए भी सरकार सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों को नई नई खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे यहाँ जो बागवानी के सेंटर बन जाएंगे खरकड़ी में, के गाँव में, तो खजूर की खेती और इस तरह की मॉडर्न खेती करके किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और प्राकृतिक खेती के लिए भी हमने अलग विभाग बनाया है। जो किसान बगैर खाद के, बगैर जो पेस्टिसाइड के, गाय के गोबर से खाद बना के खेती करेगा, उसको हम जो गाय खरीदेगा देसी 25,000 रुपये उसके खाते में सीधा पैसा देंगे और उसके जो प्रोडक्ट है बिना उसका जहर मुक्त प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी अच्छा भाव भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए। हरियाणा सरकार का एकमात्र प्रयास यही है कि हर वर्ग का एक समान विकास हो, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और किसान जोखिम मुक्त खेती करें। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर सरकार के तमाम मंत्री समय समय पर अपने हलकों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इधर हरियाणा में रेल प्रोजेक्ट्स के निर्माण को भी गति दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा रेल संसाधन विकास निगम ने फैसला लिया है कि प्राइवेट एजेंसी से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। चाहे वो सड़कें हों या रेल प्रोजेक्ट, विकास धरातल पर नजर भी आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई उन पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं पेंडिंग पड़ी योजनाओं पर भी अब तेजी से काम चल रहा है। सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है, तो अब फोकस हरियाणा में रेल प्रोजेक्ट पर भी है। इसीलिए हरियाणा में अब रेल प्रोजेक्टों के निर्माण को लेकर गति दी जाएगी। हरियाणा रेल संसाधन विकास निगम ने भी एक फैसला लिया है। प्राइवेट एजेंसी से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। निगम ने इस कंसल्टेंसी के लिए 9.25 करोड़ का टेंडर लगाया है। प्रोजेक्ट को लेकर मौके की मिट्टी की जांच भी की जाएगी। HRIDC की ओर से KMP के साथ साथ और क्षेत्रों पर भी फोकस किया जा रहा है। पलवल से लेकर सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा में स्वीकृत सभी रेल प्रोजेक्ट को अब HRIDC विकसित करेगा। HRIDC हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। HRIDC की ओर से कंसल्टेंसी एजेंसी की सहायता इसलिए भी ली जा रही है ताकि भविष्य के रेल प्रोजेक्ट की ऐसी DPR तैयार की जाए जिसमें कम से कम जमीन का अधिग्रहण हो, नई रेल लाइन की लागत कम से कम आए। इसके लिए प्रभावशाली कदम क्या उठाए जाएं? साथ ही प्रोजेक्ट के लिए अब तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब ड्रोन सर्वे से अलाइनमेंट की DPR तैयार होंगे। रेल लाइन के अलाइनमेंट और राइट ऑफ वे के लिए DPR ड्रोन सर्वे होगा। ड्रोन सर्वे के दौरान जियो टैग करते हुए एरियल वीडियो बनानी होगी जिसमें सभी एसेट्स दिखाई देंगे जैसे कि पुल, लेवल क्रॉसिंग, स्टेशन आदि शामिल हों। हरियाणा सरकार की ओर से जिस भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जाएगी उसकी DPR, फिजिबिलिटी और मिट्टी जांच के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी हायर की जानी है। इसके लिए टेंडर लगाया गया है। कुल मिलाकर इसमें दो राय नहीं कि यातायात के मामले में अब लोगों की सुगमता के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से तेजी से काम चल रहा है। तभी तो पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो चाहे वो गांव हो या शहर, हर जगह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य मार्ग या नेशनल हाईवे की बात करें, हर तरह से हरियाणा में हर गांव, हर गली, हर क्षेत्र को सीधे सड़कों से कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में अब रेल मार्ग के मामले में भी हरियाणा सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है, जो कि वाकई सराहनीय है।
हरियाणा में 19,000 से ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी शैक्षणिक स्वयंसेवकों को सौंपी गई है। गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिले में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं। स्कूली बच्चों की तर्ज पर इन बच्चों को भी वर्दी, स्कूल बैग और मिड डे मील देने की सुविधाएं भी होगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का शिक्षा स्तर बेहतर करने की दिशा में लगातार तमाम प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को समय से पहले लागू करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की शिक्षा से दूर चल रहे बच्चों की सुध लेते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन्हें अब फिलहाल स्कूल लाने के बजाय सरकार उन्हीं के इलाके में जाकर न केवल पढ़ाएगी बल्कि स्कूली बच्चों की तर्ज पर मिलने वाली अधिकतर सुविधाओं का लाभ भी देगी। हरियाणा में लगभग 19,500 बच्चे इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें प्रदेश सरकार की ओर से बकायदा मानदेय दिया जाएगा। इन स्वयंसेवकों का सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा कि इन ईंट भट्टों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पहले 8-9 माह तक खुद पढ़ाई करवाएंगे और इसके बाद अगले सत्र में सबसे नजदीकी स्कूलों में इन बच्चों को दाखिला करवाया जाएगा, ताकि अगला सत्र आने के बाद इलाके में ड्रॉप आउट की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इस विशेष योजना के तहत पहले इन बच्चों की न्यूनतम उम्र 7 वर्ष रखी जानी थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसके लिए 8 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग को लिया गया है। प्रदेश भर में 779 शैक्षणिक स्वयंसेवक हरियाणा सरकार फील्ड में उतार चुकी है। साथ ही प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएं इन बच्चों को देने का भी फैसला लिया है। इस योजना के पहले चरण में शिक्षा विभाग की ओर से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए विशेष केंद्र खोले जाएंगे। इन सभी बच्चों को स्कूली बैग, यूनिफॉर्म एवं मिड डे मील मिलेगा। सभी बच्चों के आधार कार्ड और फैमिली आईडी बनाए जाएंगे। सभी बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट भी खोले जाएंगे। सभी बच्चों की पूरी डिटेल शिक्षा विभाग को देनी होगी। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक स्वयंसेवकों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ प्रदेश के सभी जिलों में टारगेट किए गए बच्चों की संख्या भी जारी की है, जिसके तहत हरियाणा में 19,000 ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मोटे मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक जिले में 30 बच्चों पर एक स्वयंसेवक सरकार ने नियुक्त किया है। ऐसे में 60 से ज्यादा बच्चों की संख्या होते ही वहां पर तीसरे स्वयंसेवक की नियुक्ति कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ईंट भट्टों और स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए विशेष तौर पर शैक्षणिक स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।